मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, MA उत्तरार्ध हिंदी। डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र में अपने पिछली कक्षाओं में भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े और भाषा परिवर्तन के कारणों पर विचार किया। आज हम भाषाओं के वर्गीकरण पर विचार करते हैं। विश्व की जितनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं को अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न वर्गों में विभक्त किया गया है और ये वर्ग समानता विषमता के आधार पर बनाए गए हैं, भाषाओं की उत्पत्ति के आधार पर बनाए गए हैं, विविध भाषाओं के इतिहास के आधार पर बनाए गए हैं। भिन्न भिन्न आधार लेकर विश्व भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता रहा है। मुख्यतया दो वर्ग हमारे सामने हैं, भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरे भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण। भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण पर आज हम चर्चा करते हैं। भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण वह है जिसमें आकृति अथवा रूप तत्व की समानता को आधार बनाया गया है। आकृति मूलक वर्गीकरण में भाषा के रूप तत्व अर्थात उसकी वाक्य संरचना, उसकी ध्वनिगत संरचना, उसके धातुगत संरचना, उसकी प्रत्यय संरचना, इन सब पर विचार करते हुए वर्गीकरण किया जाता है। आकृति अर्थात शब्दों या पदों की रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वह आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। एक ही मूल शब्द से विभिन्न प्रत्यय लगाकर जो अनेक पद बनाए जाते हैं, उन पदों में लगने वाले प्रत्ययों का ही दूसरा नाम रूप तत्व है। अतः इस रूप तत्व के कारण इस आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक वर्गीकरण भी कहते हैं। पद रचना या वाक्य रचना भी आकृति के अंतर्गत ही है, इसलिए इसे पदात्मक या वाक्य मूलक वर्गीकरण भी कह दिया जाता है। संक्षेप में आकृति, रूप, रचना, पद या वाक्य ये सभी यहाँ एक दूसरे के पर्याय हैं। अतः इनमें किसी भी शब्द का प्रयोग इस वर्गीकरण के लिए कर लिया जाता है। अंग्रेजी में इसे मॉर्फोलॉजिकल या सिंटैक्टिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसमें रूप रचना पर ध्यान दिया जाता है। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट करूं कि वाक्य में जो पद प्रयुक्त होते हैं, उन पदों के दो विभाग होते हैं, एक मूल शब्द और दूसरा प्रत्यय या विभक्ति चिन्ह। मूल शब्द को संस्कृत में प्रातिपदिक कहा गया है। इसे प्रत्येक पद में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री कह सकते हैं। जैसे राम, राम प्रातिपदिक से 7 विभक्तियों में 21 पद बनते हैं, रामे से लेकर रामेशु तक।
दूसरा है प्रत्यय, जिसको हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। संस्कृत में सुप या तिंग आदि जिसे कहते हैं। राम प्रतिपदिक में सुप्रत्यय या विभक्ति चिन्ह लगाने पर रामः पद बनता है। इसी प्रकार पठ धातु का अर्थ भी यहाँ मूल पदार्थ ही है। जैसे आभूषणों में मूल पदार्थ या धातु सोना चांदी होता है, तो इस पठ धातु में तिप प्रत्यय लगाने से पठती पद बनता है। राम और पठ, इन दोनों धातुओं में बिना कोई प्रत्यय या विभक्ति चिन्ह लगाए पद नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार शब्द या रूप में दो तत्व महत्वपूर्ण है, मूल शब्द और प्रत्यय या विभक्ति चिन्ह। मूल शब्द को हम प्रकृति कहते हैं, इसको हम अर्थ तत्व कहते हैं, और प्रत्यय को हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं या संबंध तत्व कहते हैं। तो दोनों का पृथकीकरण भी हमारे मानस में स्पष्ट रहना चाहिए। संबंध तत्व और अर्थ तत्व। अर्थ तत्व महत्वपूर्ण होता है। आकृति मूलक दृष्टि से भाषाओं को दो वर्गों में विभक्त किया गया है, अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक वह भाषा वर्ग है जिसकी भाषाओं में अर्थ तत्व अर्थात प्रकृति के साथ रूप तत्व या प्रत्यय का योग नहीं होता है, और योगात्मक वह भाषा वर्ग है जिसकी भाषाओं में अर्थ तत्व या प्रकृति के साथ रूप तत्व या प्रत्यय का योग होता है। अर्थ तत्व के साथ रूप तत्व के योग की शैली के आधार पर योगात्मक भाषाओं को पुनः 3 विभागों में विभक्त किया जाता है। क अश्लिष्ट या प्रत्यय प्रधान, ख श्लिष्ट या विभक्ति प्रधान, ग प्रश्लिष्ट या समास प्रधान। इस प्रकार एक अयोगात्मक और 3 योगात्मक भेदों को जोड़कर आकृति मूलक वर्गीकरण में विश्व की भाषाओं को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। वो इस प्रकार है: अयोगात्मक भाषाएं, अश्लिष्ट या प्रत्यय प्रधान भाषाएं, श्लिष्ट या विभक्ति प्रधान भाषाएं, और चौथी है प्रश्लिष्ट या समास प्रधान भाषाएं। अब पहली भाषाएं है अयोगात्मक भाषाएं। अयोगात्मक भाषाओं को निर्वयव या व्यास प्रधान भाषाएं भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे इनऑर्गेनिक भी कहते हैं। इस वर्ग की भाषाओं में प्रयुक्त शब्द मात्र अर्थ तत्व अर्थात प्रकृति ही होते हैं। प्रत्यय लगाकर उनके विभिन्न रूप नहीं बनाए जाते। अतः इस वर्ग की भाषाओं को धातु प्रधान या एकाक्षर भी कहते हैं। इन भाषाओं में रूप तत्व तो नहीं होता, लेकिन उनका काम स्थान, निपात और सुर से लिया जाता है। इन भाषाओं के वाक्यों में सभी शब्द स्वतंत्र होते हैं। संस्कृत या अन्य भाषाओं के अव्यय शब्दों की भांति उनके रूप नहीं चलते। अतः संस्कृत आदि भाषाओं के समान कारक रचना और काल रचना भी उनमें नहीं होती, और नए शब्दों के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि भेद ही होते हैं। अतः इन वर्ग की भाषाओं के व्याकरण ग्रंथों में प्रकृति और प्रत्यय जैसा विचार नहीं किया जाता। अयोगात्मक वर्ग की भाषाओं में किस शब्द का क्या अर्थ है, यह निर्णय उस शब्द के उच्चारण के लहजे से, उस शब्द के वाक्य में स्थान से और उसमें प्रयुक्त निपातों से निर्धारित किया जाता है। इस वर्ग की जो प्रमुख भाषा है वो चीनी है। चीनी के अतिरिक्त सूडानी, तिब्बती, बर्मी और शामी भाषाएं भी इस वर्ग की भाषाएं हैं। अयोगात्मक भाषाओं में अर्थ का निर्णय स्थान के आधार पर होता है, बल के आधार पर होता है, और बल या सुर के आधार पर होता है, और निपात के आधार पर होता है।
जैसे स्थान के आधार पर एक उदाहरण के रूप में हम लें तो चीनी में एक शब्द धातु है नगो। नगो का अर्थ होता है मैं। दूसरा धातु है नी, जिसका अर्थ होता है तू। और तीसरा एक धातु और है ता, जिसका अर्थ होता है मारना। अब इन तीनों शब्दों को यदि हम मिलाते हैं तो अगर हम इसको स्थान इन शब्दों का इस क्रम में रखें, नगो ता नी, अगर हम यह स्थान लेते हैं तीनों का, तो इसका अर्थ होता है मैं मारता हूँ तुझे, अर्थात मैं तुझे मारता हूँ। किंतु यदि इन सब धातुओं का स्थान बदल दिया जाए और उल्टा कर दिया जाए तो हो जाता है नी तान गो, जिसका अर्थ होता है तू मारता है मुझे। बिल्कुल विपरीत अर्थ हो जाता है। इसी प्रकार एक उदाहरण और है, तालेन। तालेन, तालेन का अर्थ है बड़ा आदमी, और यदि हम इसको उलट दें तो यह हो जाता है लेन ता, जिसका अर्थ है आदमी बड़ा है। आदमी बड़ा है। इस प्रकार से स्थान के आधार पर अर्थ का निर्णय किया जाता है। दूसरा अर्थ निर्णय होता है निपात के आधार पर। चीनी आदि भाषाओं में निपात शब्द की सहायता से भावों को स्पष्टता प्रदान की जाती है। जैसे मु का अर्थ है माता, और छिह का अर्थ है का, और सु का अर्थ है पुत्र। इस वाक्य में छी एक निपात के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जो यह स्पष्ट करता है कि पुत्र माता का ही है, अन्य किसी का नहीं है। साथ ही इस वाक्य में छिह का केवल संबंध कारक का ही कार्य है। इसके अन्य स्वतंत्र अर्थ जाना, वह आदि भी है। तीसरा जो अर्थ लिया जाता है वह सुर के आधार पर लिया जाता है। उदात, अनुदात, ये सब सुर हैं। किसी शब्द का उच्चारण करते समय उसमें प्रयुक्त किसी स्वर को उदात अनुदात की भांति ही आवाज में उतार चढ़ाव लाकर बोलना, अयोगात्मक वर्ग की भाषाओं में सुर के प्रयोग से अर्थ में बड़ा भारी अंतर आ जाता है। चीनी भाषा का एक उदाहरण है, इसमें क्वेई शब्द में ई स्वर का उच्चारण यदि उदात है तो इसका अर्थ होगा दुष्ट, किंतु ह्रस्व ई का उच्चारण यदि अनुदात है तो अर्थ होगा सम्मानित। इस प्रकार एक ही विशेषण और भिन्न सुरों के भेद से नितांत विरोधी अर्थों को भी प्रकट किया जाता है। निष्कर्ष यह है कि अयोगात्मक वर्ग की भाषाओं में स्थान, निपात और सुर का बड़ा महत्व है। इन भाषाओं का व्याकरण इन्हीं का विवेचन करता है। दूसरा वर्ग है अश्लिष्ट या प्रत्यय प्रधान भाषाएं। अश्लिष्ट या प्रत्यय प्रधान भाषाएं, यह योगात्मक वर्ग की भाषाओं का उपवर्ग है। श्लिष्ट का अर्थ होता है अत्यधिक चिपका हुआ। इसमें निषेधात्मक ए जोड़ने से अर्थ हुआ जो अत्यधिक चिपका हुआ नहीं है, फिर भी चिपका हुआ तो है ही। अतः अश्लिष्ट वर्ग की भाषाएं वे हैं जिनमें प्रत्यय और प्रकृति, संबंध तत्व और अर्थ तत्व दोनों चिपके रहते हैं, किंतु संबंध तत्व या कहें कि प्रत्यय इतना अधिक चिपका हुआ नहीं होता कि उसे पृथक रूप में न जाना जा सके। वस्तुतः प्रत्यय कहा ही उस तत्व को जाता है जो पृथक पहचान वाला होता है, अन्यथा वह विभक्ति या समास नाम से ही जाना जाता है। इस वर्ग के नाम के आधार पर भी इस वर्ग की भाषाओं की विशेषताओं को समझ सकते हैं। जिस प्रकार संस्कृत, हिंदी आदि में घनत्व, विनम्रता आदि शब्द हैं। घन प्रकृति में त्वय
प्रत्यय है और विनम्र प्रकृति में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार प्रकृति और प्रत्यय की स्पष्टता इन भाषाओं में देखी जाती है। बंतु, यूराल, अल्ताई, द्रविड़ और मुंडा कुल की भाषाएं इसी प्रकार की अश्लिष्ट प्रत्यय प्रधान भाषाएं कही गई है। इन वर्ग की भाषाओं की रचना को समझने के लिए अल्ताई परिवार की तुर्की भाषा का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। वहाँ अत का अर्थ है घोड़ा और लर एक बहुवचनात्मक प्रत्यय है, जिससे वाक्य बनता है अत लर अर्थात अनेक घोड़े। अश्लिष्ट या प्रत्यय प्रधान भाषाएं कई प्रकार की है। इनको 5 उपभेदों में बांटा गया है। पहला है पूर्व प्रत्यय संयोगी। पूर्व का अर्थ है पूर्व, पूर्व प्रत्यय। प्रत्यय सामान्यतः धातु के पश्चात जुड़ता है, लेकिन पूर्व में भी यह जुड़ता है। इसको पूर्व प्रत्यय संयोगी कहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के बंतु भाषा परिवार की भाषाएं इसी प्रकार की है। जैसे एक जुलू भाषा का भी उदाहरण मैं आपके सम्मुख रख पाता हूँ। जुलू भाषा में नंतु आधा न और तु शब्द का अर्थ है मनुष्य। इस भाषा में वचन सूचक प्रत्यय जो है वो है उमो। उमो एक वचन का सूचक है, अव बहुवचन का सूचक है। अब यदि एक मनुष्य को सूचित करना होगा तो नंतु के पूर्व उमु प्रत्यय जोड़कर रूप बनेगा उमुंतु अर्थात एक आदमी। इसी प्रकार अनेक मनुष्यों के लिए शब्द बनता है अवंतु अर्थात अनेक आदमी। दूसरा उपभेद है पर प्रत्यय संयोगी। इन भाषाओं में प्रत्यय प्रकृति के पर अर्थात बाद में जुड़ता है। यूराल, अल्ताई और द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं इसी प्रकार की है। तीसरा रूप है मध्य प्रत्यय संयोगी। भारत के मुंडा भाषा परिवार की संथाली भाषा मध्य प्रत्यय कही जाती है। मध्य प्रत्यय का अर्थ है जो विभक्ति है वो बीच में लगती है। जैसे मुंडा में संथाली भाषा में एक उदाहरण है मंझी। मंझी का अर्थ होता है एक मुखिया। अब यदि अनेक मुखिया कहना हो तो बहुवचन का सूचक प्रत्यय पै है और उस पै को मंझी शब्द के मध्य में जोड़ा जाता है। जैसे मपंझी, मपंझी। मपंझी का अर्थ होता है अनेक मुखिया। इसी प्रकार का एक उदाहरण और ले सकते हैं दल। दल का अर्थ होता है मारना, किंतु यदि परस्पर मारना सूचित करना है तो उसके लिए पै प्रत्यय जोड़ा जाएगा और वो मध्य में जोड़ा जाएगा। दल का अर्थात मारना और दपल का अर्थ है परस्पर मारना। तीसरा उपभेद है पूर्वांत प्रत्यय संयोगी। पूर्वांत इस वर्ग की भाषाओं में प्रत्यय प्रकृति के पहले तथा प्रकृति के बाद में दोनों स्थानों पर लग सकता है। जैसे न्यूगिनी परिवार की, न्यूगिनी द्वीप की मफोर भाषा है। उस मफोर भाषा में मनफ का अर्थ है सुनना। मनफ का अर्थ है सुनना, लेकिन मनफ के आगे हम जय प्रत्यय लगा दें पूर्व में और अंत में उ प्रत्यय लगा दें तो यह वाक्य बनता है या शब्द बनता है जय मनफ उ, जिसका अर्थ होता है मैं सुनता हूँ तुझे, अर्थात मैं तेरी बात सुनता हूँ। एक उपभेद है सर्व प्रत्यय संयोगी, जिनमें प्रत्यय आदि, मध्य और अंत तीनों स्थानों पर जुड़ सकते हैं, जिसे सर्व प्रत्यय संयोगी कहते हैं। मलय शाखा की भाषाएं इसी प्रकार की हैं। ईषद प्रत्यय संयोगी प्रत्यय प्रधान भाषाओं के उपयुक्त वर्गों का अतिरिक्त
कुछ ऐसी भाषाएं भी हैं जिन्हें ईसत प्रत्यय संयोगी कहते हैं। इनमें प्रत्यय प्रधानता के साथ साथ विभक्ति और समास आदि की विशेषताएं भी मिलती हैं। न्यूजीलैंड और हवाई द्वीप में बोली जाने वाली भाषाएं ईसत प्रत्यय संयोगी हैं। तो इस प्रकार से यह एसलिस्ट या प्रत्यय प्रधान भाषाओं का एक योगात्मक भाषा समूह है। दूसरा योगात्मक भाषाओं का जो समूह है वो है श्लिष्ट या विभक्ति प्रधान। श्लिष्ट से तात्पर्य है प्रकृति से प्रत्यय की घनिष्ठता के साथ संयुक्त होना, प्रकृति से प्रत्यय का बहुत ही घनिष्ठता के साथ संयुक्त होना। अश्लिष्ट और प्रत्यय प्रधान भाषाओं में प्रत्यय प्रकृति से जुड़कर भी अपना पृथक स्वरूप बनाए रखता है और प्रत्यय जुड़ने से प्रकृति में कोई विकार भी नहीं होता। प्रकृति और प्रत्यय की ये स्पष्टता ही यहाँ अश्लिष्टता है, जिसे प्रत्यय प्रधानता कहा गया। इसके विपरीत जब प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से जुड़ते हैं तो इसे श्लिष्टता कहते हैं। इस प्रकार जुड़ने से प्रकृति में भी विकार हो जाता है और प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग पहचानना कठिन हो जाता है। इस रूप में प्रत्यय न कहलाकर विभक्ति कहा जाता है। इसलिए इस वर्ग की भाषाओं को विभक्ति प्रधान भाषाएं कहते हैं। श्लिष्ट या विभक्ति प्रधान भाषाओं में संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और अरबी भाषाएं आती हैं। ये श्लिष्ट या विभक्ति प्रधान भाषाएं भी दो प्रकार की है। पहला है अंतर्मुखी विभक्ति प्रधान। अंतर्मुखी विभक्ति प्रधान भाषाएं, इनमें विभक्ति प्रकृति के अंदर ही जुड़ती है। सामी परिवार की जो प्रमुख भाषा है अरबी और हामी परिवार की मिस्री भाषाएं इसी प्रकार की। इन भाषाओं में प्रकृति या कहें कि मूल शब्द में प्रायः 3 व्यंजन ध्वनियाँ होती है और प्रत्यय प्रायः स्वर होते हैं। जैसे अरबी भाषा में, अरबी में प्रकृति या धातु या मूल शब्द है कैतल, कतल। कतल का अर्थ है मारना। इसमें विभिन्न स्वरों और प्रत्ययों को जोड़कर अलग अलग अर्थ लिया जाता है। जैसे कतल का अर्थ है मारना या उसने मारा। कातिल, कातिल का अर्थ है मारने वाला। कितल, कितल का अर्थ है आघात। कित्ल, ह्रस्व आधा तय है ये। कित्ल, कित्ल का अर्थ है शत्रु। कुतिल, कुतिल का अर्थ है वह मारा गया। इस प्रकार अनेक रूप इसके बनाए जा सकते हैं। दूसरा वर्ग है, दूसरा उपवर्ग है बहिर्मुखी विभक्ति प्रधान। बहिर्मुखी विभक्ति प्रधान में प्रत्यय या विभक्ति प्रकृति के बाहर जुड़ती है। प्रकृति से पहले भी जुड़ सकती है तथा बाद में भी। भारोपीय परिवार की भाषाएं संस्कृत, ग्रीक, लैटिन अवेस्ता इसी वर्ग की है। जैसे संस्कृत का भवती है। भवती शब्द में भू धातु है जिसका मूल रूप है भव। यह प्रकृति है, धातु है। इसमें अ विकरण और ती प्रत्यय विभक्ति बाद में जुड़ा है। ये बहिर्मुखी विभक्ति प्रधान भाषाएं भी दो अवस्थाओं में मिलती है, एक संयोगात्मक और दूसरी वियोगात्मक। संयोगात्मक का उदाहरण है संस्कृत और वियोगात्मक का उदाहरण है आधुनिक भाषा हिंदी। चौथा वर्ग है जो चौथा वर्ग है वो प्रश्लिष्ट या समास प्रधान भाषाओं का है। प्रश्लिष्ट या समास प्रधान। प्रश्लिष्ट का अर्थ है प्रकर्षता के साथ चिपका हुआ, चिपका हुआ का अर्थ श्लिष्ट। प्र का अर्थ है प्रकर्षता, प्रकर्षता के साथ में चिपका हुआ। जिन भाषाओं में प्रकृति के साथ प्रत्यय का योग इस रूप में पाया जाता है उन्हें समास प्रधान भाषाएं कहते हैं। इन भाषाओं के
शब्द रूपों में प्रकृति या प्रत्यय की अलग अलग रूप में कल्पना करना कठिन होता है। उन्हें अलग अलग रूप में बिल्कुल भी नहीं जाना जा सकता। इसके साथ ही अनेक प्रकृतियां भी एक साथ प्रचलित रहती हैं। उत्तरी अमेरिका की चेरोकी भाषा, ग्रीनलैंड की एस्किमो भाषा और पिरेनीज पर्वतमाला में बोली जाने वाली बास्क भाषा इसी प्रकार की भाषाएं हैं। ये प्रचलित या समास प्रधान भाषाएं भी दो उप विभागों में वर्गीकृत है। पहली है पूर्ण प्रचलित या पूर्णतया समास प्रधान और दूसरी है आंशिक प्रचलित या आंशिक समास प्रधान। तो पूर्ण प्रचलित समास प्रधान भाषाएं वे हैं जिनमें प्रकृति और प्रत्यय आदि के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कर्ता, कर्म, क्रिया आदि सबको एक समान समस्त पद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पूरा वाक्य एक पद जैसा दिखाई पड़ता है, जिसे वाक्य पद भी कहते हैं। जैसे चेरोकी भाषा, चेरोकी भाषा का एक वाक्य है नादो लिनिन, नादो लिनिन एक ही वाक्य है, एक शब्द रूप में हमारे सामने आता है, जिसका अर्थ होता है हमारे लिए नाव लाओ, हमारे लिए एक नाव लाओ। इस वाक्य में 3 शब्द हैं। नतेन, नतेन का अर्थ है लाना, ये क्रिया है। दूसरा है अमोखोल, अमोखोल का अर्थ नौका होता है, नाव होता है, जिसका रूप है संज्ञा और कर्म भी है। और तीसरा शब्द है निन, निन का अर्थ होता है हम, जो सर्वनाम है और संप्रदान है। इस नाथोलिनिन वाक्य में 3 पद हैं, लेकिन ये तीनों पद किस रूप में समस्त है, कहाँ समस्त हुए हैं और किस अंश का क्या अर्थ है, यह जानना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा वर्ग, उपवर्ग है आंशिक प्रचलित या आंशिक समास प्रधान भाषाएं। वे भाषाएं जिनमें पूर्ण प्रचलित की भांति कर्ता, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि सबका समास न होकर मुख्य रूप से सर्वनाम और क्रिया का ही समास होता है, वही जुड़ती है। इसलिए इन भाषाओं में उतने बड़े बड़े वाक्य पद नहीं मिलते जितने पूर्ण प्रचलित में मिलते हैं। पिरेनीज पर्वतमाला में बोली जाने वाली बास्क भाषा इसी प्रकार की है। बास्क का एक उदाहरण है, उसमें हरकात, हरकात का अर्थ है मैं तुझे ले जाता हूँ, मैं तुझे ले जाता हूँ। हरकात है रे, आधा रे है, और कार, हरकात का अर्थ है मैं तुझे, तुझे एक सर्वनाम है और ले जाना एक क्रिया है, मैं तुझे ले जाता हूँ। दूसरा है, दूसरा वाक्य बनता है नकारसु, नकारसु, नकारसु का अर्थ है तू मुझे ले जाता है, तू मुझे, मुझे सर्वनाम है और ले जाता है क्रिया है। और एक और इन्हीं के आधार पे बनता है दकार की ओर, दकार की ओत, इसका अर्थ है मैं इसे उसके पास ले जाता हूँ। इस प्रकार इन भाषाओं में प्रायः सभी पद पूरे पूरे वाक्यों के रूप में ही व्यवहार में लिए जाते हैं। यह भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण है। भाषा वैज्ञानिकों में से डॉक्टर तारापुर वाला, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ऐसे हैं जो आकृति मूलक वर्गीकरण को बहुत ही वैज्ञानिक और उपयोगी स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार विश्व की भाषाओं में जो पारस्परिक मौलिक भेद है, उन्हें समझने के लिए उनकी वाक्य रचना को समझना आवश्यक है, और आकृति मूलक वर्गीकरण में हम ऐसा ही करते हैं। इसलिए यह अत्यधिक विश्वसनीय वर्गीकरण है। किंतु बहुत से विद्वानों ने इस आकृति मूलक वर्गीकरण की आलोचना भी की है। विद्वानों का मानना है कि संसार की सभी भाषाओं को इस वर्गीकरण के अनुसार केवल 4 ही वर्गों में रखा गया है, जो युक्ति युक्त नहीं है।
इस वर्गीकरण में अनेक ऐसी भाषाओं को भी एक साथ रख दिया गया है जो बहुत दूर दूर की है और जिनमें परस्पर कोई संबंध भी नहीं है। उदाहरण स्वरूप अयोगात्मक वर्ग में चीनी और सूडानी दोनों भाषाओं को रख दिया और प्रत्यय प्रधान वर्ग में तुर्की, काफिरी, मुंडा और द्रविड़ ये सभी भाषाएं बहुत दूर दूर स्थित है। इसलिए इस वर्गीकरण में वैज्ञानिकता की कमी है। दूसरा तर्क विद्वान लोग आलोचक यह देते हैं कि आकृति मूलक वर्गीकरण द्वारा वर्गीकृत कोई भाषा अपने वर्ग का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करती, अभी तो उसमें अन्य वर्गों के लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। एक ही भाषा जैसे संस्कृत ऐश्लिष्ट भी है, जैसे सुजनता शब्द है उसमें ऐश्लिष्टता है। श्लिष्ट भी है, जैसे भवती शब्द में उसमें श्लिष्टता भी दिखाई पड़ती है। प्रश्लिष्ट भी है, जैसे जिग्मिषति शब्द है वो प्रश्लिष्टता दिखाई पड़ती है। तो ये तीनों ही वर्गों की विशेषताएं एक ही भाषा में हमें मिल जाती हैं। संसार की समस्त भाषाओं का जब तक पूर्ण अध्ययन न हो जाए तब तक उनकी आकृति को भी नहीं जाना जा सकता। इसलिए आकृति मूलक वर्गीकरण हालांकि काफ़ी वैज्ञानिक है, फिर भी उसमें कुछ न्यूनताएं बनी हुई है। धन्यवाद।